नमस्कार। आज हम एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं प्राचीन भारतीय समाज में, खासतौर पर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच। जी, और हमारा लेंस होगा महाभारत। देखते हैं इस महाकाव्य से उस दौर के समाज, उसके नियमों और असलियत के बारे में क्या पता चलता है। हाँ, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक संरचनाएं, बदलाव वगैरह। बिल्कुल। हम परिवार, बंधुत्व, फिर वो वर्ण और जाति व्यवस्था, इन सब पर बात करेंगे। और ये भी कि इतिहासकार महाभारत जैसे जटिल ग्रंथ को, जो खुद सदियों में बना, कैसे समझते हैं। सही। तो महाभारत ये तो बहुत ही विशाल है। 1 लाख से ज्यादा श्लोक। मतलब इसे संभालना ही अपने आप में एक बड़ा काम रहा होगा। हाँ बिल्कुल। 1919 में वीएस सुथांकर ने जब इसका समालोचनात्मक संस्करण बनाने का काम शुरू किया, तो सोचिए 47 साल लग गए उसे पूरा करने में। 47 साल? बाप रे। जी, देश भर से पांडुलिपियां जुटाई, उनकी तुलना की, और उसमें दिलचस्प ये था कि कुछ बातें तो कश्मीर से केरल तक एक जैसी मिली, लेकिन साथ ही बहुत सारी क्षेत्रीय भिन्नताएं भी थीं। अच्छा, तो मतलब एक मुख्य धारा और कई स्थानीय रंग। हाँ, एक तरह से दिखाता है कि कैसे बड़ी परंपराएं और स्थानीय सोच एक दूसरे से मिलती जुलती थीं। महाभारत की जो मुख्य कहानी है वो तो कौरवों और पांडवों के बीच की है, जमीन और सत्ता के लिए। क्या ये पितृवंशिकता को मजबूत करती है, मतलब पिता से पुत्र को विरासत? हाँ देखिए, शासक परिवारों के लिए तो पितृवंशिकता एक तरह से आदर्श बन गई थी, पर हमेशा ऐसा ही हो जरूरी नहीं। अपवाद भी थे। जैसे गोत्र व्यवस्था को ही ले। नियम था कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी, मतलब बहिर्विवाह। पर सातवाहन शासकों को देखिए, उनकी रानियां शादी के बाद भी पिता का गोत्र रखती थी। अरे। और राजा अपनी माँ के गोत्र नाम से जाने जाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। इतना ही नहीं, कुछ शादियां तो रिश्तेदारों में भी हुई, जिसे अंतर्विवाह कहते हैं। ये सब ब्राह्मणवादी नियमों से बिल्कुल अलग था। तो मतलब नियमों और असलियत में काफी फर्क था। अच्छा, समाज के बड़े ढांचे की बात करें तो वर्ण व्यवस्था, वो 4 वर्ण। हाँ, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र वो आदर्श बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कहते हैं कि ये ईश्वर ने बनाया, जन्म पर आधारित है, सबके काम तय हैं। ब्राह्मणों का काम था राजाओं को सलाह देना कि इसे लागू करवाएं। पर क्या राजा हमेशा क्षत्रिय ही होते थे? ये सवाल तो आता है मन में। बिल्कुल आता है, और जवाब है जरूरी नहीं। देखिए, मौर्यों की उत्पत्ति पर ही कितनी बहस है। शुंग और कण्व शासक तो ब्राह्मण थे। हाँ, सही कहा। और बाहर से आए शक राजा, जिन्हें म्लेच्छ यानी बर्बर या बाहरी माना जाता था, वो भी शासक बने। सातवाहनों ने तो खुद को अनोखा ब्राह्मण भी कहा, और क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला भी। तो फिर सत्ता का आधार क्या था? सिर्फ जन्म या कुछ और? ज्यादातर समर्थन और संसाधन जुटाने की काबिलियत। देखिए, जो लोग इन 4 वर्णों में फिट नहीं होते थे, जैसे जंगलों में रहने वाले निषाद, एक रवि की कहानी याद है? हाँ बिल्कुल। या फिर जो कारीगर थे, जैसे सुनार, उनको वर्गीकृत करने के लिए जाति शब्द इस्तेमाल होने लगा, जो जन्म पर आधारित थी। और कुछ समूह तो मतलब चांडाल जैसे, उन्हें तो अस्पृश्य ही माना गया। तो समाज सिर्फ 4 वर्णों का नहीं था, बहुत जटिल था। और पैसा, धन दौलत, क्या वो भी वर्ण से तय होता था? और महिलाओं के क्या अधिकार थे संपत्ति पर? देखिए, आदर्श रूप में तो हाँ, ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी माने जाते थे। मनुस्मृति कहती है कि पिता की संपत्ति बेटों में बंटेगी, बड़े बेटे को शायद कुछ ज्यादा मिले। महिलाओं का हक था स्त्री धन पर। स्त्री धन मतलब? वो संपत्ति जो उन्हें शादी के वक्त उपहार में मिलती थी, उस पर उनका अधिकार था। पर यहाँ भी असलियत में विविधता थी। बौद्ध ग्रंथों में हमें अमीर शूद्रों की कहानियां मिलती हैं। अच्छा। कोई बात ही नहीं की गई। मतलब साफ है, असमानता थी, पर धन और प्रतिष्ठा सिर्फ वर्ण से नहीं जुड़े थे। तो कुल मिला के ये समझ आता है कि प्राचीन भारतीय समाज काफी पेचीदा था। नियम थे, आदर्श थे, पर जमीनी हकीकत अक्सर अलग होती थी। और महाभारत जैसे ग्रंथ हमें एक खिड़की देते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान से पढ़ना होता है, ये सोचते हुए कि ये किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा। एकदम सही। महाभारत कोई स्थिर ग्रंथ नहीं है, वो एक गतिशील ग्रंथ है। उसकी व्याख्याएं समय के साथ बदलती रही हैं। जैसे महाश्वेता देवी की कहानी है कुंती और निषादी। हाँ, सुना मैंने। उन्होंने पूरी कहानी को उस निषाद माँ और उसके बेटों के नजरिए से देखा, जो लाक्षागृह में मारे गए थे। ये हमें मजबूर करता है कि हम इन पुरानी कहानियों पर नए सवाल उठाएं। बिल्कुल। और चलिए, श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। महाभारत में द्रौपदी के बहुपति विवाह के लिए कई अलग अलग कारण दिए गए हैं ना? जी, कई स्पष्टीकरण हैं। तो ये अलग अलग स्पष्टीकरण उस समय के समाज के बदलते हुए नियमों और शायद लेखकों की उन चीजों को सही ठहराने की कोशिशों के बारे में क्या बताते होंगे, जो शायद आम नहीं थी। इस पर जरूर सोचिए।